नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी कृतिका पुस्तक से पाठ 4 माटी वाली पढ़ेंगे। पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। इस कहानी में यानी कि जैसे कि पाठ के नाम से पता चल रहा है माटी वाली, यानी कि माटी बेचने वाली। तो ये कहानी माटी बेचने वाली की है। इसमें एक महिला होती है, वो माटी बेचकर अपना और अपने पति का गुजारा चलाती है और माटी ही उसकी कमाई का, माटी बेचकर यानी कि माटी से ही उसकी कमाई का साधन, माटी ही उसकी कमाई का साधन है। वह अपने बीमार पति की और अपनी खाने पीने का गुजर बसर वह उसी के सहारे चलाती हैं। तो इसी पर ये पाठ आधारित है। तो हम पढ़ते हैं पाठ। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझ नीचे उतारा। यानी कि जो माटी वाली है वो माटी बेचने हर घर में जाती है, क्योंकि आजकल तो हम गैस का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले के समय में सभी लोग चूल्हा जलाते थे। और जब चूल्हे पर जब हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं तो फिर उसकी पुताई करते हैं, जो कि मिट्टी के द्वारा की जाती है। तो वही मिट्टी वह बेचती है और वही मिट्टी वह बेचती है। और हर घर में चूल्हा जलता है और हर घर में उस मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए सभी लोग उस मिट्टी वाली को जानते हैं। और शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले, यानी कि सेमल का तप्पड़ एक मोहल्ले का नाम है, उसके आखिरी घर की खोली में, यानी कि खोली बोलते हैं जैसे घर का एक आंगन है, उसमें वह पहुंचती है, जाती है वहाँ और दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा हुआ बोझ नीचे उतारती है। मिट्टी से भरा एक कंटर का अर्थ है कनस्तर। कनस्तर आप सभी बच्चों ने देखा होगा, जिसमें तेल आता है और उस कनस्तर को वह मिट्टी के लिए प्रयोग करती है। कनस्तर को ऊपर से काट दिया जाता है और वो उसका ढक्कन हट जाता है, तो वह मिट्टी भरने में और खाली करने में आसानी होती है। तो वह उसी कंटर यानी कि कनस्तर का प्रयोग करती है माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिससे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे, किराएदार उनके बच्चे तलक, यानी कि हर घर का सदस्य उनको जानता है। और जो रहने वाले किराएदार वगैरह हैं वो भी उसको जानते हैं। उनके बच्चे तलक यानी कि तक, बच्चे तक भी जानते हैं, यानी कि वह इतना उसे सब लोग पहचानते हैं, क्योंकि वह आए दिन सभी के घरों में जाती है। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है, यानी कि वह अकेली ही इस मिट्टी वाले काम को करती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि उसके बराबर में काम करने वाला दूसरा कोई नहीं है, यानी कि मिट्टी दूसरा कोई नहीं बेचता, वह अकेली ही बेचती है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मिट्टी से ही चूल्हा बनाया जाता है और उससे ही उसकी पुताई की जाती है। तो अगर वह मिट्टी नहीं लाए तो चूल्हा भी नहीं बन पाएगा, जो कि एक सभी लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए।
चूल्हे चौकों को लिपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबर लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि घर भी कच्चे होते थे पहले, तो उनकी दीवारों को भी मिट्टी के द्वारा लिपा जाता था। तो शहर के अंदर कहीं माटा खाना है नहीं। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नदियां हैं भागीरथी और भिलांगना, इन नदियों के किनारे पर जो मिट्टी है वो रेतीली है और उनसे चूल्हे की लिपाई रेतीली मिट्टी के द्वारा लिपाई नहीं हो सकती। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली है। नाटा यानी कि छोटे कद की। तो घर घर जाने जो बूढ़ी स्त्री है वह उस माटी को बेचती है। उसका कद छोटा होता है और वह हरिजन यानी कि पिछड़ी जाति से होती है। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल ढीले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका हो रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। उसने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। लड़की का नाम होता है कामिनी और वह 9-10 साल की लड़की है और सामने आकर खड़ी हो जाती है। मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। घर की जो मालकिन होती है वह उस कंटर को, मिट्टी के कंटर को कच्चे आंगन में कोने की तरफ उड़ेलने के लिए कह देती है। तो बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त। तो वह कहती है मालकिन कि तुम बहुत भाग्यवान हो, चाय के टाइम पर घर आए हो, हमारे घर आए हो। भाग्यवान खाते वक्त आते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। 2 रोटी लाकर उस बुढ़िया को खाने के लिए दे देती है माटी वाली को। डीले शब्द का अर्थ है यानी कि जो लोग बोझा उठाते हैं उसको एक कपड़े के द्वारा एक गोल गोल एक वजन को रखने से पहले उसको सिर पर रखा जाता है। उसको गोल शेप में बनाया जाता है ताकि वो सिर पर ना, जो वजन जो रखा गया है वो सिर पर ना चुभे, उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। माटी वाले के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। तो उसने फौरन अपने सिर पर धरे डीले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके से खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह इस एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। यानी कि वो एक कपड़ा ही होता है लेकिन उसको गोल करके इस तरह से लपेटा जाता है
कि वह सिर पर रखने के बाद जो बोझा रखा जाता है वो थोड़ा हल्का महसूस होता है और वो सिर पर चुभता नहीं है। तो उसको खोलती है वो, और वह एक चद्दर के समान, कपड़े के समान होता है, और उसमें उस रोटी को रखने की सोचती है। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। यानी कि वो इस तरह से दिखावा करने लगी कि जैसे वह रोटी खा रही है, लेकिन वह रोटी अपने पति के लिए रख लेती है। घर की मालकिन पीतल में एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। पुराने समय में पीतल के बड़े बड़े गिलासों का इस्तेमाल किया जाता था। आजकल तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं वे गिलास, जो कि बहुत उसमें कोई भी पानी है या दूध है तो उसमें काफ़ी मात्रा में आ जाता था और वह देखने में भी अच्छे लगते थे, लेकिन आजकल उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसने वह गिलास जब मालकिन ने दिया उसको चाय डालकर, तो वह उसको ज़मीन पर रख देती है। ले सदा बासी साग कुछ है नहीं अभी, ले मतलब अब इस समय साग वगैरह नहीं है, और चाय दे देती है वो उसको खाने के साथ, इसी चाय के साथ निकल जाए, यानी कि खाना जो वो रोटियां जो दी थी वो इसके साथ खा ले। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़े को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी, यानी कि पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। तो वह चाय पीते पीते इस तरह से बात बोलती है कि चाय भी एक साग है रोटी खाने के लिए। भूख तो अपने में एक साग होती है। तो वो कहती है कि भूख, जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो हमें किसी साग या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वह खुद ही एक साग होती है। भूख मीठी की भोजन मीठा। तो कहती है भूख मीठी है भोजन, ये तो सच है कि भूख मीठी है। भोजन भूख के अनुसार हमें भोजन अच्छा लगता है। अगर हमें भूख लगी है तो हम खाली सूखी रोटी भी अगर हम खाएंगे तो भी हमें अच्छी लगेगी, और अगर हमें भूख नहीं है तो हमारे सामने पकवान भी रखे हैं तो भी हमें अच्छे नहीं लगते। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। तो जो माटी वाली होती है वो कहती है कि गिलास तुमने ही संभाल के रखे हैं और किसी के घर में गिलास नहीं मिलेंगे। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लूट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों में। तो वो इस तरह से इन चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं, और जो मालकिन होती है जो वह बताती है कि किस तरह से मेहनत से ये एक एक चीज़ हमारे पूर्वजों ने खरीदी हैं और हम उनको ऐसे ही कम भाव में दे दें। हम इन चीज़ों को मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, मैं तो उन चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब
इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। तो वह इस तरह से बैठकर बातचीत करती हैं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे हाथ में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। अब वह बेचारी तो इसी तरह से अपना टाइम पास करती हैं और जहाँ मिल गया खा लिया, जहाँ चाय मिल गई चाय पी ली। तो इस तरह से वो अपना वहाँ से उठी, बातचीत की, रोटी खाई, चाय पी और बातचीत करने के बाद अपना कनस्तर उठाकर वहाँ से दूसरे घर में चली जाती है। उस घर में भी कल हर हाल में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े को के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि ये रोटी यहाँ अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुँचने ही असक्त बूढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुँचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, यानी कि वो बहुत उम्मीद और बहुत खुशी के साथ कि मैं अपने पति को पेट भर रोटी खिला सकूंगी और वह खुश हो जाएगा। तो आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे और अगला जो इसका जो बचा हुआ भाग है और इस पाठ का अभ्यास है वो हम अगली कक्षा में करेंगे।